मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि जो मैंने देखो शायद 10th क्लास का जो दूसरा चैप्टर था वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस ना तो 9th क्लास में ना 10th क्लास में और कोई काम की चीज़ नहीं है। वो वर्ल्ड हिस्ट्री के मैं नोट्स दिया हूँ, वो पढ़ लेना, ठीक है। और एक बार जब मैं क्लास ले लूँगा वर्ल्ड हिस्ट्री का तो ख़त्म है, फिर उसके अलावा मतलब ये ज़रूरत नहीं है। हाँ 8वीं क्लास में आप रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। 8वीं क्लास थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 12th जब पार्ट 3 पढ़ेंगे अपन मंडे से, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, उसमें भी बस एक बार रीडिंग करके निकल सकते हो आप, कोई ज़रूरत नहीं है उसका भी। तो ज़्यादा अच्छा है कि विपिन चंद्रा पे फोकस करना आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इसमें ज़्यादा नहीं है। एक आध बार और रिवीजन कर सकते हो बस, फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस न्यू एनसीईआरटी का। एक बार पढ़ लिए, आइडिया मिल गया साथ में। चलो, मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। हम अपनी चारों तरफ जहाँ नज़र दौड़ाए हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी। किताबें हो, पत्र पत्रिकाएँ, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें, मेज़ पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापनों, सिनेमा के पोस्टर आदि आदि। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों को जायजा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं। यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन ज़माने को आकार दिया है। यह इतिहास क्या है, समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई और आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी। इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे कि कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलावों से जोड़कर समझने की भी कोशिश करेंगे। अब याद करो जब मुग़ल शासन काल था तो वहाँ पे भी देखते हैं अपन, उससे पहले भी लोग लिखवाते थे। याद करो जैसे अमीर काव्य लिखा गया है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें, चंद्रबदाई के बारे में जो लिखा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो राजा महाराजा अपने बारे में लिखवाते थे, अपने युद्धों के बारे में लिखवाते थे। प्रिंट के आने से पहले पुस्तक निर्माण अखलाक नशरी 1595 से भारत का एक शाही वृक्ष भारत में छपाए आने से काफ़ी पहले यहाँ पर पाठ के पहले बोलकर से लिखाया जा रहा है, फिर तस्वीरें बनाई जा रही है। पुस्तक निर्माण में सुलेखन और चित्रकारी का बहुत महत्व था। छापा खाने आने के बाद इन कलाओं का क्या हुआ ये सोचने लायक है। शुरुआती छपी किताबें, कुशनविशी मतलब सुलेखन। मुद्रण का सबसे पहले तकनीकी चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई आज से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में शाही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज़ को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। क्योंकि पतले छिद्रित कागज़ के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताबें एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या कुशनविशी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही कलात्मक लिखाई करते थे। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीनी की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। दोस्तों वहाँ पे IAS का पोस्ट पहले से होता था। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे, व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार का जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक सगल भी बन गया है। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्य कृतियों के संकलन, रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ न स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे। अभी देखो हिस्ट्री ऑप्शनल हो तो इसके लिए एक बार ज़रूर लोग देखें, पर अपने लिए कोई काम का चीज़ नहीं है। पढ़ने की यह नई संस्कृति नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्ति द्वारा अपनी चौकियों स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रा तकनीक और मशीन प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई के जब धीरे धीरे मशीनें यांत्रिक छपाई ने ले ली। जापानी मुद्रण, बस एक ही हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आज अपने को नहीं लगता है कि वास्तव न्यूज़पेपर और इनका क्या महत्व है, पर हमेशा एक चीज़ याद रखना क्योंकि आज अपन के सूचनाओं से बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, इसलिए अपने को ज़्यादा वो नहीं लगता है।
ठीक है, पर उस ज़माने में सोचो लोगों के कनेक्टिविटी का साधन बनता था भाई, विदेशों में क्या हो रहा है, भारत के और प्रांतों में क्या हो रहा है, ठीक है, लोगों का शोषण कैसे हो रहा है। आज अपन उन चीज़ों को देखते ही नहीं है। पहले बात सोचो कि हकीकत बात तो ये है, आज के जो, चलो अपन, तुम्हें पता है यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत अखबार चलो देख लिया ये है, हकीकत बता रहे हैं नॉर्मल लोगों को मतलब ही नहीं होता है। पॉलिटिक्स से थोड़ा बहुत मतलब रहेगा, हाँ क्या चल रहा है, पर उन चीज़ों से मतलब नहीं होता है जो देश के लिए आवश्यक है भाई। जैसे मान के चलो सोनम वांगचुक को क्या लगा, क्यों लगा, अरे भाई इसमें ऐसा क्या था, मतलब इन चीज़ों के प्रति लोगों का कोई मतलब नहीं है। जैसे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई लेह लद्दाख को छोड़ के, वहाँ के लोगों को छोड़कर और कहीं पे कोई प्रभाव पड़ा, हाँ कि भाई ये एक मतलब स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है, यहाँ पे लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं करेगा। तो मतलब आज के जो समय के अनुसार जो है चीज़, इसलिए बोलते हैं ना कोई चीज़ फ्री मुफ्त में मिल जाती है उससे कोई वैल्यू नहीं होती। ये वही चीज़ है कि आज अपने को ये जो मिली है वो आज़ादी की, जो भाई स्वतंत्रता में जो लड़े थे उन्हीं को पता है इसकी कीमत क्या है। तो ये जब उस समय भी जैसे किसानों के ऊपर क्या विद्रोह, मतलब क्या किसानों को कैसे दबाया जा रहा है, ये कैसे प्रचार किया जाता था। जो बुद्धिजीवी वर्ग थे साहित्य के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से तो एक दूसरे के पास पहुंचाते थे ना। वही ना। तो आज के दौर में ऐसा हो गया ना कि मतलब लोगों को मतलब ही नहीं है। तो वही बात है ना, जैसे चलो द हिंदू इन अखबारों में पढ़ते हैं। पहली बात तो देखो एक चीज़ याद रखना, इंडिया में दिक्कत क्या है। देखो जो हिंदी के आप कभी आर्टिकल्स पढ़ना वो कुछ भी काम के नहीं होते, सरकार के पक्ष में छिपे रहेंगे। इंग्लिश में जैसे द हिंदू हिंदू है, कुछ करके जो लिखते हैं क्रिटिसिज्म करते हैं गवर्नमेंट की चीज़ों को। अब अब तुम्हें पता है इंग्लिश पढ़ने वाले में भी एक बौद्धिक वर्ग होगा बस। अब ज़्यादा तो हिंदी बेल्ट का ही है ना भारत, तो इसीलिए लोगों में ना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ही नहीं हो पाती। सर हद तो तब हो गई, कल परसों आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि अब स्कूलों में जो है आरएसएस का इतिहास पढ़ाया जाएगा। हाँ पढ़ा था मैंने ये चीज़। मुझे लगा कि कैसा क्या वो, फिर तो जिसकी सरकार होगी, कांग्रेस का तो ऑलरेडी इतिहास पढ़ ही रहे हैं। कल को आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो वो कहेगी कि हम अपना इतिहास पढ़ाएंगे। तो हम जैसे बेकार लोग बैठे, मतलब सबका इतिहास पढ़ने बैठे। यही होता है और क्या करोगे। और यही आरएसएस वो है जो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का इसने वो किया था विरोध। क्या ही करोगे, चलो छोड़िए, अब ये लोग सिखाएंगे हमें। चलो, चीनी बौद्ध प्रचारक ने 768-70 के ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक को लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र है। तस्वीरें अक्सर कपड़े, ताश के पत्तों, कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि छपते थे और गद्यकार भी थे और किताबें सस्ती और सुलभ थी। 18वीं सदी के अंत में एडो, बाद में जिसे टोक्यो के नाम से भी जाना गया, टोक्यो जापान का शहर के शहरी इलाके के चित्रकार में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम टाइगर के मजमू, कलाकारों और तवाइफों को देख सकते हैं। तवाइफें याद रखना कि जो महिलाएं नाच गाने का काम करती है। अब ये चीज़ नोटिस करना कि हर जगह हर तरीके का कल्चर था और अभी भी है। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाएं संगीत के साधनों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार, रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय व दुकानें अट्टी पड़ी थी। अभी देखो त्रिपिटिका कोरियाना का क्षेत्र है कोई। 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया है। उन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। अब शायद भगवद गीता को भी तो किया गया है ऐसा ही कुछ। कितागावा उतारो की एक टोक्यो रचना। कितागावा उतारो 1753 ईस्वी में एदो में पैदा हुए उतामारो ने उकियो तैरती दुनिया का चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान किए। उनमें से आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया है। उनमें छपी प्रति यूरोप, अमेरिका पहुंची और मोने और वॉन गोंग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। तुस्सा जुजाउरो जैसे प्रकाशकों ने विषय चुनकर कलाकारों में से उन चित्र बनाने का करार किया जाता है। फिर चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते हैं। इसके बाद हुनरमंद वुड ब्लॉक शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा को तख्ते पर चिपकाकर उसकी आकृति उकेर लेते हैं। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो गायब हो जाते हैं, उसकी छपी नकल बची जाती है। कोई मतलब नहीं है चैप्टर बस। वेलम क्या होता है? चरम पत्र या जानवरों के चमड़े से बने लेखन की सतह। यूरोप में मुद्रण का आना। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले, रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहाँ पहुँचा।
कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई पांडुलिपि के उत्पादन का मुमकिन बनाया। फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है, चीन के पास वुड ब्लॉक काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीकें पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था, इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबों को सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम या चरम पत्थर पर ही छपते थे। व्यापारी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबों खरीदते थे। किताबों की मांग बढ़ने के साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले भी लगने लगे, जैसे भारत में भी लगता है। बढ़ती मांग को आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपि के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमेरिका लोगों के यहाँ सुलेख या कातिब नहीं रह पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। लेकिन किताबों के आबाद बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपि से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रमसाध्य काम था। पांडुलिपि अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें थी, इसलिए उनका सर्कुलेशन चलन गज सीमित रहा था। और किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी। ऐसे छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से यह संभव होता है, जो 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया। अब ये चीज़ याद रखना कि है ना, जो भी इसमें अभी जो दिया गया अपन इसमें पढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब ऐसा मतलब नहीं है। बस बस इतना पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हो, क्रांति हो, सामाजिक जागरूकता हो, ठीक है, लेखन बहुत ज़रूरी है। बस इतना याद रखना है। इसमें इतिहास दिया वो अपना काम का नहीं है, उससे कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए चलो कि भाई इटली की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, वहाँ पे विचारकों को बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बस वो चीज़ याद रखना और कोई मतलब नहीं। कोरिया की सिक्की मूवेबल मेटल टाइप के साथ मौजूद दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से, इसमें जैन बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं हैं। पुस्तक में भारत, चीन और कोरिया के लगभग 150 बौद्ध भिक्षुकों का उल्लेख किया गया है। इसे 14वीं शताब्दी के अंत में मुद्रित किया गया था। पुस्तक का पहला खंड उपलब्ध नहीं है, दूसरा खंड फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। यह कार्य मुद्रण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन साबित हुआ। यही कारण है कि इसे 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया है। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से तेल, जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पॉलिश करने की कला सीखी। फिर सुनारी अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और साँचे का उपयोग अक्सर की धातु या आकृतियों को गढ़ने के लिए किया जाता है। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर दिया। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबिल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने उसे 3 साल लगे, जो समय के हिसाब से काफ़ी तेज था। ये नई तकनीक आज से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं लाई पाई। शुरू में तो छपी किताबें अपने रंग, रूप, साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपि जैसी दिखती थी। धातु अक्सर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई गई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसको संवार सकता था। करीब 100 साल के दरमियान यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापेखाने लग गए थे। जर्मनी के प्रिंटर मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापेखाने खुलवाया करते थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई। यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हुई। आप सोचो उस टाइम कैसे ये सारी चीज़ें। प्लाटेन लेटर प्रेस। छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता था जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले बोर्ड काठ का होता था, बाद में स्टाफ का बनने लगा। मैंने देखा ना हिस्ट्री में इन्होंने मतलब जो भी है अपेक्षा करते हैं कि अब की बार शायद सुधार करे, पर इन्होंने बहुत ख़राब किया था। 9th, 10th और 11th क्लास के NCERT पढ़ने लायक भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है इन NCERT का। हकीकत बात ये है, पता नहीं कुछ भी दे दिया है।
गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस इसको से लगा। अब खुद ही आप सोचो ना, उस टाइम की जो 12th का क्लास की विपिन चंद्रा थी और अभी इसमें देखिए, कल से अपन मंडे से पढ़ेंगे, वो देखना मतलब कितना अंतर है। मतलब उसको देश से ही खत्म कर दिया उसे, मतलब उसे पढ़ के तुम आधुनिक भारत तो जान ही नहीं सकते भाई। इसको से लगा लंबा हैंडल देखिए, उसकी मदद से घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाई और जुगात लगाई कि इन्हें इधर उधर मुंह कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सके। लिहाजा इसे मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यहीं अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक तुलना में अब किताबों के इस तरह छापना निहायत तेज हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने एक साइड छाप सकता था। कोई मतलब नहीं, क्या है भाई। यूरो की पहली छपी किताब गुटेनबर्ग बाइबल से कुछ पन्ने। बस फटाफट मैं ऐसा करता हूँ, रीडिंग कर देता हूँ, कोई मतलब है नहीं, बस पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ देता हूँ। इसी चैप्टर में तो कुछ भी मतलब नहीं है। अरे है ना, वो जो 11th क्लास की जब वहाँ पे एनसीईआरटी में आप दिखाऊंगा उसको भी, वो भी ऐसी ही है, कोई काम की नहीं है उसमें भी ऐसी। ये जो ऐसे है उसमें उन्होंने और ज़्यादा डिटेल से दिया फालतू की चीज़ें। यूरो की पहली छपी किताब गुटेनबर्ग बाइबल से कुछ पन्ने। गुटेनबर्ग ने कुल 180 पट्टियाँ छापी पर इनमें से 50 ही बच पाए। आइए गुटेनबर्ग की बाइबल के पन्नों को ध्यान से देखें। ये केवल नई तकनीकी देन नहीं थी, इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइप से छापा जरूर गया था, पर इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी सुगढ़ चित्रकारी की थी। कोई दो प्रतियां एक जैसी नहीं थी, हर प्रति का हर पन्ना अलग था। जब पहली नज़र में एक जैसे लगे, गौर से तुलना करने पर फर्क पता चल जाएगा। हर जगह पर कुलीन तबकों ने इस विशेषता को पसंद किया जो उनके पास था। वह अनोखा था, ये वह दावा कर सकते थे कि क्योंकि किसी के पास उसके हूबहू नकल नहीं थी। आप अपनी इबारत में देखेंगे कई जगहों पर अक्षरों के अंदर रंग भरे गए हैं। इसके 2 फायदे हैं, पन्ना रंगीन हो जाता था, साथ ही सारे पवित्र शब्द ज़्यादा दर्शनीय और महत्वपूर्ण बन जाते थे, लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से भरे जाते थे। गुटेनबर्ग ने इबारत या पाठ को काले में छपा, बाद में रंग भर जाने के बाद जगह छोड़ दी। कंपोजिटर छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति गीली धातु फ्रेम जिसमें टाई बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। एक मुद्रक की वर्कशॉप 16वीं सदी में, और इस तरीके से लोग काम करते थे। इस तस्वीर से पता चलता है कि 16वीं सदी में मुद्रक का कार्यस्थल कैसा दिखाई देता था। सारे काम एक ही छत के नीचे चल रहे हैं। दाएं छोर पर अगले हिस्से में कंपोजिटर काम कर रहे हैं, बाएं सिरे पर गैलेज तैयार किए जा रहे हैं और धातु अक्षर पर स्याही लगाई जा रही है। पृष्ठभूमि प्रिंटर प्रेस के पेंच कस रहे हैं और उन्हीं के पास प्रूफ रीडर काम में जुटे हैं। बिल्कुल अगले भाग में तैयार माल पड़ा है, 2 पृष्ठ छपे हुए पन्ने जिनकी बाइंडिंग होनी है। मुद्रण संस्कृति, उसका असर, हाँ यहाँ से हो सकता है थोड़ा काम की चीज़ें आए। मुद्रण क्रांति क्या थी? छापे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाट्य बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। उसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और संस्था से उनके रिश्ता ही बदल दिया। उसकी लोक चेतना बदली और बदला चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला। नया पाठक वर्ग, छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमतें गिरी। किताब की हर प्रति के उत्पादन जो व्यक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया और बड़ी तादाद में प्रतियां छापना आसान हो गया। बाजार किताबों से पट गई, पाठक वर्ग भी बेहतर होता गया। किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संस्कार में जीते थे। याद करो जैसे गुरुकुल जो सिस्टम होता था उसमें लोगों को क्या था, ओनली बस बोल के सिखाया जाता था। फिर धार्मिक किताबों का भी, अरे ना एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये जैसे शायद मैं आपके इथिक्स की जो क्लास लूँगा मैं उसी शैली में लूँगा जैसे पहले लोग लेते थे। मतलब मेरा मानना है कि ना, ज़्यादा चीज़ें अगर आपका माइंड अच्छे से काम करेगा तो वो बौद्धिक चीज़ होती है कि आप सुनिए किसी को, और जब आप सुनोगे ना ध्यान से तो वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करती है। आप खुद सोचो, अपन जो किताबें पढ़ते हो याद क्यों नहीं रहती अपने को? ये कारण है, जो गुरुकुल जो शिक्षा थी उसमें भाई लोगों को ओनली श्रवण विद्या के द्वारा जो है विद्या दी जाती थी, ओनली सुनाया जाता था उनको। मतलब गुरु सामने बैठा रहता था, वो बोलता था। पर जब से ये चीज़ें आविष्कार हुआ ना तो लोग है ना, फिर क्या होता है, आलसी हो जाते हैं। अरे हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, किताब में पढ़ लेंगे। टीचरों की महत्वता कम हो गई है। तो मेरी जो क्लास में लूँगा ना इथिक्स की, आपकी बात सारी क्लास वैसे ही लूँगा। मतलब आपको नोट्स ऐसे पढ़ा दूंगा, कोई मतलब नहीं बनता उन चीज़ों का। तो ये चीज़ याद रखना। वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था। लोग बाग समूह में दास्तान सुनते या कोई आयोजन देखते आए थे। आप 8वें अध्याय में देखेंगे कि वे तन्हाई में या खामोशी से पढ़ने के आदि नहीं थे। छपाई क्रांति की पहले किताबें न केवल महंगी थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में भी छापना असंभव था। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी। अगर पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता
अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन ये संक्रमण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर सीमित थी। प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताब के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाए। इसके लिए उन्हें मुद्रित करती की व्यापक पहुँच का ध्यान रखना था। जो नहीं पढ़ पाते थे वे बोलकर भी पढ़े गए, सुनकर उसका लुत्फ तो उठाते ही थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीतों लोक कथाएँ छापने शुरू कर दी और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानी सचित्र होती थी। फिर उन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराबघरों में गाया सुनाया जाता था। इस तरह की मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच एक विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए। गाथा गीत क्या होते हैं? लोकगीत या ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया सुनाया जाता है। शराबघर वह जगह जहाँ लोग शराब पीने, खाने, दोस्तों मिलने, बात विचार के लिए जाते हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि है ना, मतलब कोई भी चीज़ हो, जैसे शराब खाना हो, वहाँ का एक कल्चर होता है, ठीक है, वहाँ का एक इतिहास होता है, वहाँ की जो बातचीत होगी वहाँ की एक अलग राजनीति होती है। तो ये भी पता लगता है कि व्यक्ति कहाँ बैठा है। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर, छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुसाविसों के दौर खुले। अब यहाँ से याद रखना, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है मॉडर्न, मतलब उसमें ये छापे खाने से हुआ। अरे ना, सबसे बड़ी बात है कि धर्म को लेके, मतलब धर्म का प्रचार भी हुआ था, पर इसका विरोध भी हुआ इसके आने से, क्योंकि लोग जो धर्म के खिलाफ लिखने लगे और उससे ना तार्किकता आई। साइंस के बहुत बड़े डेवलपमेंट में इसकी भूमिका है, ये चीज़ याद रखना। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए लोगों को अलग अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया उनके मन में इसको लेकर कई डर भी थे। कई लोगों को छपी किताब के व्यापक प्रचार और छपे शब्दों की सुगमता को लेकर आशंका थी कि न जाने इसके आम लोग के जहन पर क्या असर हो। भय था कि अगर छपे हुए पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण ना होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। इसलिए सरकारें फिर कंट्रोल करने लगती है। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरुओं, धर्म सम्राटों तथा कई लेखकों व कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई चिंता नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। आइए देखें कि जीवन के क्षेत्र में धर्म का इसका क्या असर हुआ। अब देखो, ये चीज़ याद रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता चैप्टर। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमनिक बच गए, ठीक है। रोमन कैथोलिक कविता तुमने आंसर नहीं लिखे? कविता, हाँ जी सर। आंसर नहीं लिखा तुमने? नहीं। क्यों? ये लापरवाही क्यों? ऐसे काम नहीं चलेगा ना। डेली आंसर लिखना है, टेस्ट देना है। समझ में आया? ऐसे लापरवाह करोगे ना, फिर तुम भी इन लोगों की तरह बन जाओगे। तो पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करिए। चलो ठीक है, देखो, धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापना लिखी। उसकी एक छपी प्रति विटनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च की शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्दी लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। सोचो, ये है। और मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, कोई सा भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर इनमें डिबेट हो ना, डिबेट, तो उल्टा उसका परिमार्जन होगा। मतलब जो धर्म में जो बुराइयाँ छिपी है ना, वो बाहर आएगी। पर लोग वही है कि करना नहीं चाहते, बस आस्था के नाम पे धर्म को चलाए जा रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल्ली से कथक लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया तथा इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों में प्रसार में मदद मिली। और कविता, जबकि तुम्हारा तो हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो तुम्हें तो बिल्कुल भी, अभी तो हिस्ट्री क्लासेस चल रही, इसमें लापरवाही बिल्कुल भी मत करो। जेवी सले लाइब्रेरी छापखाना 1739। ये आधुनिक यूरोप के प्रारंभिक प्रिंट के आगमन का उत्सव मनाते हुए छपे कई चित्रों में से एक है। देखिए कि छापाखाना लेकर एक देवी सड़क से उतर रही है। बच गए। अभी देखो इसमें किस तरीके से अब दिखाने लगा। और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि जो धर्म को लेके अलौकिकता है वो इससे और ज़्यादा चली। ये देवी के आजू बाजू मिनर्वा विद्या की देवी, मरकरी दूत देव, विवेक का प्रतीक है। तस्वीर के आगे हिस्से में अलग अलग देशों के 6 अग्रणी मुद्रकों की छवियां
लिए औरतें हैं। बीच में बाई और घेरे के अंदर गुटनबर्ग का तस्वीर है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। अब ये चीज़ याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। मुद्रण और प्रतिरोध। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी के इटली के एक किसान मेनुके ने अपने इलाकों में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और इसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब एक्विसिजियन धर्म द्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू कर दिया तो मेनुके को 2 बार पकड़ा गया और उसे आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। देखो ये है धर्म। मैं फिर बता रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ पे यूरोप में क्यों चीज़ें हुई। अब वहाँ चलो ठीक है, जैसे आज भी तुम भारत में विरोध करने जाओगे धर्म का तो भाई आपको भी यही चीज़ें झेलनी पड़ेगी। परंतु याद रखना अगर ऐसा है ना तो वो धर्म समझ लो कि बहुत कमियाँ हैं। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रशासकों पुस्तक विक्रेताओं कई तरह की पाबंदी लगाई और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। एक्विसिजन मतलब धर्म अदालत विधर्मियों की शिनख्यात करने सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था। ये भारत में भी है। जैसे हिंदू RSS के जो जैसे बजरंग दल, ये सब धर्म विरोधी इंसानी विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत हो। मध्यकाल में चर्च विधर्मी या धर्म द्रोह के प्रति सख्त था। उसे लगता था कि लोगों की आस्था, उनके विश्वास पर सिर्फ उसका अधिकार है, उसकी बात ही अंतिम है। अब ये बहुत गलत है। जहाँ धर्म अपने आप को सीमितता देने लगे, एक आकार देने लगे कि हाँ यही रूप स्वरूप धर्म का सही है, समझ लेना वो धर्म गलत है। मैं फिर बता रहा हूँ ना, अगर आप लोग पढ़े लिख के भी नहीं सुधर पाए ना तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। द मैकेबर डांस विवश नाच। इस 16वीं सदी की तस्वीर में छपाई का खौफ किस नाटकीयता से पेश किया जा रहा है देखा जा सकता है। इस बेहद दिलचस्प वुडकट तख्ती छाप तस्वीरों में मुद्रण के आगमन की दुनिया के अंत से जोड़ा गया। मुद्रा के वर्कशॉप की मौत के नाच का मंच बताया जाए। मुद्रा को उसे मजदूर वर्ग कंकालों के नियंत्रण में है, उसे मनचाही चीज़ें छपवाते हैं। किताब का डर। लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरेसमस, जिसने कैथोलिक धर्म की ज्यादतियों की आलोचना की पर लूथर से भी एक दूरी बनाकर रखी, पेंट को लेकर बहुत आशंकित था। उसने एडजेज में लिखा, किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह, दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ ये नहीं पहुँच जाती। हो सकता है कि जहाँ तहाँ एक आध जानने लायक चीज़ भी बताई, लेकिन इनका ज़्यादा हिस्सा तो विद्युता के लिए हानिकारक ही बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीज़ों की अति भी हानिकारक है, इनसे बचना चाहिए। मतलब दुनिया की सिर्फ तुच्छ जैसे कि मेरी लिखी चीज़ों से ही नहीं पाट रहे हैं, बल्कि बकवास, बेवकूफ़, सनखेज, जिसे आजकल जो मीडिया में चलता है, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छपाते हैं। उनकी तादाद ऐसी है, मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता। और हकीकत आज याद रखना कि भारत में भी ऐसा ही है। जैसे अगर मीडिया देखोगे तो कोई ऐसी मीडिया नहीं, बहुत कम मीडिया होती है जो रैशनल डिस्कशन करती है, जिनसे लोगों के विचारों का उत्पादकता बढ़ती हो। ऐसा कोई नहीं है न्यूज़ चैनल। सब सरकार के वो बने रहते हैं, धार्मिकता फालतू के फैलाते रहते हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। बस वही है, रैशनलिटी आज भी नहीं है। संप्रदाय किसी धर्म का एक उपसमूह। पंचांग, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारी देता वार्षिक प्रकाशन है। चेप बुक मतलब गुटका, पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, उन्हें आमतौर पर फेरवी वाले बेचते हैं। 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के से लोकप्रिय हुए। पढ़ने का जुनून। पूरी 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांवों में स्कूल स्थापित किए और किसानों, कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई थी। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसा जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म का साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक गाथाएँ और लोकगीतों की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रदान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुँचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चेप बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज़ पर छपी हुई नीली जल्द में बंदी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियाँ थी और अतीत की थोड़ी गाथाएँ थी, इन्हें इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य, दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे। अब जैसे आज भी देखोगे तो
मतलब मोस्टली अपन जैसे अभी यूपीएससी है तो भाई यूपीएससी किताबें अपन पढ़ना चाहते हैं, परंतु सोचो इसके अलावा कितने सेक्टर की किताबें आती होगी। पर वही है कि आज इतना हज़ारों किताबें क्या ही क्या पढ़ोगे आप, तो वो भी इसके जाने वैल्यूएशन कम हो जाती है, महत्वता कम हो जाती है। 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें सामयिक घटनाओं खबरों के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबारों पत्रों में युद्ध और व्यापार जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें भी होती थी। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन, वोल्टेयर और जय जाक जैसे रूस दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ने जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी के मध्य तक ये आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। तो ये चीज़ याद रखना होता है, ये बात सही है। कई सारे लोगों को मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है और वे निरंकुशवाद और आतंकी राज सत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगे जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। देखो ये चीज़ याद रखना है, ये है असली उद्देश्य। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये इंसान को एक इंसान बनाती है, विवेक। अगर आपका विवेक खो चुके हो ना तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका जीने का, ये चीज़ याद रख लेना। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबस्टियन मर्सिए ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बनी रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। जैसे हाँ, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, शायद आप जानते होंगे। अरे एक यहाँ इनका बीजेपी का एक लीडर है, वो बहुत ज़्यादा ज्ञान देते रहता है। क्या नाम है उसे, कोई पता है? शुभांशु हाँ घोष। हाँ हाँ, वही 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 भाई वो अभी तुम्हें पता है, मतलब मैंने उसका वीडियो देखा तो उसमें बोल रहा था, देखो अब की बार एप्पल ने भगवा का मतलब ऐसा कुछ एप्पल ने अब की बार बनाया है, देखो वो भी समझ रहा है कि मतलब ऐसी हिंदू राष्ट्र जैसी चीज़ें, ये फलाना ठिकाना। मतलब समझ लो कि ये लोग जब मतलब इससे पता लगता है कि वो किस लेवल तक पहुँचे हुए व्यक्ति है। मतलब जब हर चीज़ को उससे जोड़ा जाने लगे तो समझ लो कि विवेक खत्म है। और लोग, अब याद करो, मुझे याद अच्छे तरीके से कौन सी मूवी आई थी दीपिका पादुकोण की, अरे हाँ जवान मूवी थी शाहरुख खान वाली, जिसमें याद करो दीपिका पादुकोण भगवा वस्त्र में मतलब वैसे गाना हो जाता है तो उसको लेके विरोध करते हैं। ये होता है अंधभक्ति। अभी तो उस फिल्म को जो अवार्ड मिला सर, अरे बहुत जवान में शाहरुख खान के एक्टर को मतलब एक्टिंग के लिए मिला है, मैं बता रहा हूँ उसका। नेशनल अवार्ड मिला उसी में ना। हाँ हाँ, वही उसी मूवी की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें गाना था, उसमें उसने भगवा पहना ही हुआ था दीपिका पादुकोण ने। मतलब भगवा क्या है, मतलब ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी थी भाई, खत्म बात है भाई ड्रेस को ड्रेस की तरह ही देखो ना, मतलब समझ रहे हो तुम। मतलब ये बहुत आया तार्किकता है। मर्सी के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने में बदल जाते हैं, वे किताबें घोटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में आशुतोष मास्टर ने कहा कि हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे मूर्ख लोग ऐसे भी होंगे जो सुधांशु उसको मानते, जो भी एक्सट्रा है, उसके कारण वो आईफोन खरीदेंगे। अच्छा कि अरे ये तो राम भगवान का है, या जो भी हिंदू धर्म को बचाने के लिए है। क्या यार सोचो, एक तरफ तो ये अमेरिका का विरोध कर रहे हैं और एक तरफ सोचो प्रचार कर रहे हैं बहुत दोगलापन होता है भाई। 87 में लंदन के प्रशासक जेम्स लॉकेटन ने अपनी डायरी में लिखा, पिछले 20 सालों में किताबें बिक्री में आमतौर पर बेतहाशा वृद्धि हुई है। गरीब किस्म के किसान या गांव के लोग जो पहले अपनी सामने डाइन, जोगिन और भूत प्रेत की कहानी सुनते हुए बिताते थे, अब अपनी संतानों द्वारा पढ़े गए रोमानी या अन्य किस्सों को सुनने का आनंद लेते हुए जाड़े की रातों को छोटी करने लगे। अगर जॉन शहर रहा तो उसे सख्त हिदायत की जाएगी कि वह पेग्रियन पिकल्स एडवेंचर लेकर आए, और अगर डॉली अंडे बेचने जा रही है तो उसे कहा जाता है कि वह द हिस्ट्री ऑफ जोसेफ एंड्रूज लेकर ही वापस लौटे। सब फालतू की बातें, क्या ही करना है चीज़ें से। माशी ने अपने किताब छपे शब्द ताकत को यूँ बयान किया, अगर किसी ने मुझे पढ़ते देखा होगा तो उसने मुझे उस प्यासे की तरह पाया होगा। उस शुद्ध ताज़ा पानी मिलने पर गटगट पीने लगता है। बड़े इतिहास से लालटेन जलाने के बाद मैं खुद को किताबों में डुबो देता था और वाक और अर्थ के प्रवाह में मैं पन्ना दर पन्ना बहता चला जाता था। न्यास और अनजान खामोशी के साए में घड़ियाल हर घंटे बजता चला जाता था, पर मुझे सुनाई नहीं पड़ता था। तेल खत्म होने से मेरी लालटेन की लोग पीली पड़ने लगती थी, पर मैं था कि पढ़ता जाता था। मैं बत्ती उठाने की जहमत भी नहीं लेता था कि मेरे आनंद में व्यवधान न पड़े और वे नए विचार किस वेग से सिर
सिर में घुसते थे, मेरी बुद्धि कैसी थी उन्हें आत्मसात करती थी। अगर भाई ऐसा यूपीएससी के स्टूडेंट करने लगे ना तो यूपीएससी में टॉप कर देगा भाई। पर इतना कहाँ इंटरेस्ट आ पाता किताबों में पढ़ने के लिए, और यही तो बहुत बड़ी कमी है। याद करो, अंबेडकर ऐसे महान नहीं बने भाई, अंबेडकर ने हज़ारों किताबें पढ़ी है तब जाके महान बने हैं वो। ये चीज़ याद रख लेना, बिना किताबें पढ़े आपको बौद्धिक विकास नहीं हो सकता। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रची। क्या हम दोनों ऐसे संबंध बना सकते हैं? मूलतः 3 तरह के तर्क देखने लायक है। पहला, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचार को प्रसार हुआ, तो ये थोड़ा याद रखना, मतलब ये चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने बोला भी था कि इन क्रांति में योगदान रहा है छपाई मशीन। उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिए। देखो ये चीज़ याद रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मांग की कि हर चीज़ को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्हें चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वोल्टेयर और रोसो के लेखन का व्यापक पाठक था, और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नज़रिए से दुनिया को देखने लगे थे। याद करना, यूपीएससी भी ऐसे पूछता है क्वेश्चन के पीछे, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तार्किक मूल्यांकन कीजिए, तो कारण होता है भाई, इसीलिए बताओ रैशनैलिटी को डेवलप कीजिए तभी आंसर लिख पाओगे। निरंकुशवाद, राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर न कोई कानूनी पाबंदी लगी हो, न ही संवैधानिक हो। अब कहीं ना कहीं ऐसा ही मतलब मोदी को नहीं बोला जा रहा है, ये है हकीकत बात। जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए तो बहुत खतरनाक हो जाता है। दूसरा, छपाई ने वाद विवाद समाज की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्था और कायदों पर आम जनता के बीच बहस, मुबाहिसे और हुए पुनः मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तरक की ताकत से परिचित ये नई पब्लिक धर्म और आस्था का प्रश्नांकित करने का मोल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों को सूत्रपात हुआ। अब देखो, मैंने एक चीज़ देखा, जब आप किसी धार्मिक संस्थानों से जुड़ोगे ना, वो बोलते हैं कि भाई धर्म है ना तर्क और वितर्क से बाहर की चीज़ है। ये होता है मतलब सेफ जोन खेलना। क्या ही करोगे, जब तक याद रखना किसी भी चीज़ में आप डिबेट और डिस्कशन नहीं करोगे तब तक उस चीज़ का परिमार्जन नहीं होता है। और जब किसी चीज़ का परिमार्जन नहीं हो तो समझ लेना उसमें गंदगियाँ बढ़ती चली जाती है। जैसे आप एक कमरे में रहते हो, आप उसका 10 दिन सफाई मत करो, फिर समझिए कितनी धूल आ जाएगी। वही आप उसका डेली सफाई करते रहो तो स्वाभाविक सी बात है, स्वच्छ रहेगा, साफ सफाई दिखाई देगी। उसी तरीके से धर्म हो चाहे राजनीति, कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए ख़त्म है वो मामला वहाँ पे। 1780 के दशक तथा राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य को ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टूनों और कैरिकेचर और व्यंग चित्रों में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है जबकि राजभोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाली साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। हम इन तर्कों को कैसे समझे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की। लेकिन याद है कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ अगर रूसो वोल्टेयर पढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रोपेगेंडा या प्रचार भी है। वे हर पीढ़ी या देखी चीज़ से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे, कुछ भी नकारते भी थे, फिर चीज़ों को अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनकी मानस को सीधे तौर पर भले ही नहीं रचा हो, पर इसने अलग ढंग से सोचने की संभावना जरूर खोली है। अब इसका मैं एक थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से समझ रहा है ना। ये मेरा मानना है, जैसे क्या होता रहा, जैसे मान के चलो मैं अभी जैसे मान के चलो कि मैं किसी सरकार की आलोचना कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, पर याद रखना कि आपको उसको दूसरा पक्ष भी पता होना चाहिए, तब जाके विवेक मिलता है। तर्क और वितर्क दोनों को मिला के, मतलब सही और गलत का भेद करते हुए तब जाके विवेक आता है। आप हमेशा याद रखना कि जैसे मान के चलो, चाहे मैं कितना ही सही बोल रहा हूँ कि हाँ ये गलत है, ये गलत है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो सही भी क्या है, तब जाके आप विवेक बनेगा। ऐसा नहीं तो फिर वो तो फिर अंधभक्ति हो गई। ये चीज़ हमेशा याद, जैसे अभी मान के चलो कि मोदी के बारे में कोई गलत चीज़ बोल दे तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो गलत है। आप उसके अब फिर कोई व्यक्ति अगर मान के चलो मेरे गलत ही गलत बोल रहा है तो वो भी गलत है। इसलिए रवीश कुमार थे, उसकी जो आलोचना क्यों होती है कि वो सरकार को हमेशा नेगेटिव कटघरे में खड़ा करता है। तो वो भी गलत है भाई। फ्रांसीसी क्रांति के पहले कुलीन वर्ग रामजन 18वीं सदी के अंत का एक कार्टून। इस व्यंग्य चित्र में दिखाया गया कि जनसाधारण, किसान, कारीगर और मजदूर किस तरह मुश्किल हालात में थे। जब जिंदगी के मजे लेने वाला कुलीन वर्ग उनका दोहन करता है। इस तरह के कार्टूनों के चलने से क्रांति के पहले लोगों के दिल दिमाग पर खासा असर हुआ। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाई, जिनके बुते महिला और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ।
बच्चे, महिला, मजदूर। 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तक उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। अब याद रखना, बच्चों की तरह बनने लगेगी कहानियाँ वहानियाँ उस टाइप से। फ्रांस में 18 शताब्दी में सिर्फ बाल पुस्तकों छापने के लिए प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री संपादन हुआ, फिर कहानियों का अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया। इसे मुझे ना बहुत पसंद था, मैं बचपन से पढ़ता था। अगर आप पहले बाल रंग करके आती थी, छोटी पुस्तक में उसमें कहानियाँ आती थी चित्रों में छपी हुई, वो मुझे बहुत पसंद थी। मतलब और मेरा मानना कि ना उन कहानियों का द्वारा जो नैतिक शिक्षा की शिक्षा बहुत अच्छे से दी जा सकती है, जो आज नहीं है, और ये बहुत गलत है। बाल रंग करके आती थी, एक बहुत अच्छी आती थी, उसमें स्टोरियाँ कहानियाँ भी आती थी, कुछ कुछ पजल्स गेम भी आते थे। ठीक है, ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए अनूठिक सामग्री या तो जो चीज़ों कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इतर पुराने ग्रामीण लोक कथाओं को नए रूप मिलने छपने से दर्ज हुए थे, इस प्रक्रिया में बदल भी गई। महिलाएं पाठिका लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन्स या एक्सपेंसिव पत्रिकाएं खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे जैसे सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिला उनका अहम पाठक मानी गई। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिका अग्रणी थी, जेन ऑस्टिन, ब्रांट बहनें, जॉर्ज एलियट आदि। इनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था और अपनी इच्छा शक्ति थी। 17वीं सदी से किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में से पुस्तकालय का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्हें बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। पेनी एक पेशे मैगजीन का कामुक। पेनी मैगजीन का एक प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 के बीच सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया। यह मूलतः मजदूर वर्ग के लिए था। यॉर्क शॉकर के एक मैकेनिस्ट थॉमस वुड ने बताया कि वह पुराने अखबार खरीदकर शाम के वक्त आग की रोशनी में पढ़ता था, क्योंकि उसके पास मोमबत्ती के लिए पैसे नहीं होते थे। गरीबों की आत्मकथाओं में हमें पता चलता है कि मुश्किल हालात में पढ़ने के लिए जद्दोजहद करते थे। 20वीं सदी के रूसी क्रांतिकारी लेखक मैक्सिम गोर्की को मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय से संघर्षों की कहानी है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे ना हमारे कॉलेज में चलता था ये सिस्टम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद यूपीएससी फील्ड में ये कि कमाने का धंधा हो सकता है, और मतलब बच्चों को फ़ायदा होगा, दोनों चीज़ें। जैसे कॉलेज में क्या चलता था कि जैसे अब वहाँ पे ऐसा होता कि जैसे मान के चलो कि सिलेबस है, जैसे यूपीएससी का सिलेबस है, और ये थोड़ा मेरा मानना सही भी है अगर इस चीज़ को अप्लाई किया जाए तो जैसे वहाँ पे कॉलेज में क्या था, सिलेबस होता था तो एक सिलेबस के पॉइंट के लिए एक बुक होती थी। भाई अब बच्चे 10 किताबें तो नहीं पढ़ सकते, इंजीनियरिंग की जो किताबें होती है वो बहुत महंगी होती, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि जैसे आप करो भाई, आपको ये मान के चलो भाई इस सिलेबस के लिए 5 बुक चाहिए, ठीक है, तो आप ये 5 रेफ़र करा लो, और उसका मतलब ऐसे किराया लगता था, मतलब जब आप पढ़ लो सेमेस्टर ख़त्म हो जाए तो आप वापस से जाके जमा कर दो। तो मतलब ये चीज़ अब इससे क्या होता है ना कि बच्चे अलग अलग किताबें पढ़ पाते हैं, इतना पैसा भी नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो मेरा मानना है यूपीएससी की फील्ड में ये हो सकता है, इसमें नया क्रांति आ सकता है। जैसे मान के चलो कि भाई एक बुक खोल दिया जिसमें सब किताबें हैं आपके पास, आज आपका रामचरण शर्मा पढ़ने का मन करा, जाइए पढ़ के 10-20 रुपये चार्जेस हो, आप पढ़िए आराम से, फिर उसको वापस लौटा दीजिए। फिर आपको लगता है कि नहीं सती चंद्रा पढ़नी है, मतलब ऐसी और किताबें पढ़ने, तो इससे क्या होता ना, बच्चों का जो खर्चा है वो भी कम होगा, और स्वाभाविक सी बात है ज्ञान की जो बौद्धिक क्षमता वो भी बढ़ेगी। तो यही मतलब है एक तरीका। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खानी तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालक बेलना का प्रेस की कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताप छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑक्सफोर्ड प्रेस आ गया था, जिसके साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी की शुरू से बिजली से चलने वाली प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेज़ी से होने लगा। एक दो और चीज़ें हुई। कागज़ की डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीन इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही बदल गया। मुद्रकों प्रकाशन ने अपने उत्पादों को बेचने के नए गुर अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिका ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला शिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। किताबों की जल्द की आवरण या डस्ट कवर 20वीं सदी की तकनीकी नवीयत हुई। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों की किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ। लिहाजा पाठकों जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैग या अजल्द संस्करण छापे।
ये भी प्रभाव पड़ता है। भारत का मुद्रण संस्कार, आइए देखिए भारत में छपाई कब शुरू हुई। मुद्रण के युग के पहले यहाँ सूचनाएं और विचार कैसे लिखे जाते थे। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ, याद रखना कि भारत के जो जितने पुराने हैं जैसे जयदेव, ये सब की गीत गोविंद कुछ पन्ने हैं 18वीं शताब्दी के, पांडुलिपियों में लिखे जाते थे। पहले जो वेद थे, ऋग्वेद थे, ये सब याद रखना। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषा में हस्तलिखित पांडुलिपि की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपि ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों को जल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियाँ छापी जाती रही, लेकिन पांडुलिपियाँ नाजुक होती थी, काफ़ी महंगी थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरी लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे, ये चीज़ याद रखना, और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। ऋग्वेद की कुछ पेने देखो, ये है ताड़लिपियाँ। प्रिंट के आगमन के बाद काफ़ी हस्तलिखित पांडुलिपियाँ प्रकाशित की जाती रही है। पांडुलिपि मलयालम भाषा में 18वीं सदी में बनाई गई थी। छपाई भारत में प्रिंटिंग प्रेस पहले पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचार के साथ आया था। ये याद रखना, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछा भी है। जेसुइट पुजारी ने कोंकणी सीखी और सारी पुस्तकें छापी। 1674 ईस्वी में कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारी ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी है। 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। याद रखना, ये धर्म को प्रचार करने के लिए छाप रहे हैं। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद था। याद रखना, क्यों छापेंगे? ताकि भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा सके। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की, याद रखना इसको, ये भी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया। 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्र का संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूँ परिभाषित किया, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यम था और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभियान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, उनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही यह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इसे नाराज होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारों आश्चर्य प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इसकी रक्षा कर सके। 18वीं सदी के अंत में तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे। इसे प्रयास पहला था राजा राजमोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। अब ये कुछ चीज़ें फैक्ट है, ये थोड़ा याद रखना, पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। विलियम बल्ट्स नामक व्यक्ति 1768 ईस्वी में इस तरह की सूचना कलकत्ता के सार्वजनिक इमारत में टांगने की जरूरत महसूस हुई। जनसाधारण के लिए मिस्टर बल्ट्स पब्लिक को बताने के लिए इस तरीके का सहारा ले रहे हैं, चूँकि शहर में छापे खाने की घोर कमी से नुकसान होता है, इसलिए उस व्यक्ति का हर संभव उत्साहवर्धन करेंगे जो छपाई में माहिर हो। और जल्दी बल्ट्स महोदय इंग्लैंड चले गए और यह वादा हवा में लटकता रह गया। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजा गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलाव से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए। छपी हुई पुस्तकों और अखबारों ने न केवल नए विचारों को प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्हें बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था। इस तरह के मतांतर से नए विचार उभरे। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, एकशवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे सब बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिका और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के ख्याल में उन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। अब याद रख देखो, मैं बार बार करता रहा हूँ। अब सोचो कि भारत का जो आदमी उस टाइम मॉडर्न था, लोग तर्क वितर्क करते थे, इसलिए देखो कितने सारे समाज बने, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सारी चीज़ें। और ये जब तक भाई आज में भी यही कमी है। रामन राय ने 1821 से स्वाद कॉमेडी प्रकाशित किए, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रूढ़िवादी ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। तो फारसी अखबार
जहांनामा और शम्सुल अखबार में 1882 में प्रकाशित हुए। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। एक मिनट, उन्हें डर था कि कहीं उपनिवेशी शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दे या मुस्लिम कानून न बदल डाले। इसे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले। सन 1867 में स्थापित देवबंदी सेमिनारी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। और ये आज भी जो है होता है कि मुस्लिम धर्म के कोई नियमों को अगर पालन नहीं करता तो फतवे जारी कर दिया जाता है। देवबंद याद रखना कि वो लोग थे जो धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय सेमिनारी पैदा हुए और धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। हिंदुओं के बीच में छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये भी याद रखना। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करण में उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हीं कहीं भी किसी समय तक पढ़ सकते थे और इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल कर पढ़ा भी जा सकता था। मतलब यही था कि धार्मिक पुस्तक बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुँच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस मुबाहिसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई थी। ये वर्ड देखो कितना अच्छा, मुबाहिसे। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदाय के अंदर से विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया। उलमा कौन होते हैं? इस्लामिक कानून शरिया के विद्वान होते हैं। फतवा अनिश्चय असमंज की स्थिति में इस्लामिक कानून जानने वाले विधान, सामने से मुफ्ती के द्वारा जानने वाली वैधानिक घोषणाएं। अखबार क्यों? पूना के कृष्णाजी त्रिंबक रानाडे मराठी का एक अखबार निकालना चाहते हैं जिसमें स्थानीय दिलचस्पी की तमाम उपयोगी खबरों को जगह मिल सके। इसमें सार्वजनिक उपयोगिता, वैज्ञानिक अन्वेषण के अलावा प्राक विद्या, सांख्यिकी, जिज्ञासा और देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में आमतौर पर और दक्कन पर खासतौर पर जानकारी होगी। ऐसे तमाम लोगों से मदद और संरक्षण का निवेदन है जो ज्ञान के प्रसार और जन कल्याण के इच्छुक है। देशी अखबारों राजनीतिक सभाओं की वही भूमिका होती थी जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्षी होती थी, यानी कि वह सरकारी नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा कर लोगों के हित साधने में अक्षम हिस्सों को निकाले और सुधार करता उनको तेजी से लागू करने का काम करे। इन सभाओं को चाहिए कि वे देश के खास मुद्दों पर नाना तरह की सूचनाएं जमा करें और क्या संभव है और वांछित सुधार है, बताइए। इन कार्यों का काफ़ी असर होगा। प्रकाशन के नए रूप। छापाखाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवतीत होती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्य विद्या इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्दी इसने अपने खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता को बहुत प्रदान किया। दूसरी तरफ साहित्य विद्या जैसे गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग अलग तेवरों में इन्होंने इंसानी ज़िंदगी और अंतरंग भावनाओं, उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता था। अब देखो, प्रेम कथाएं भी लिखी जाने लगेगी। राजा ऋतु द्वारा असुरों के चंगल से राजकुमारी मदरसा को बचाया जाना राजा रवि वर्मा का चित्र है। राजा रवि वर्मा बहुत मतलब फेमस थे इस मामले में, पेंटिंग के मामले में। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दर्शन संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापेखाने की बढ़ती तादाद के साथ छवियों के कई नकलें प्रतिमाएं अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापेखाने के करीब अपनी दुकान लगाई और मुद्रकों से काम पाने लगे। बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीरों कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों में दफ्तरों में सजाया करते थे। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता, परंपरा, धर्म और राजनीति तथा समाज संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को गढ़ना शुरू किया। 18 शतक दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषय पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिम पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तनों को लेकर एक डर भी देखा गया। अब जैसे आज देखा जाता है कि भारतीय संस्कृति भूलते जा रहे हैं लोग। साम्राज्यवादी व्यंग्य चित्रों में राष्ट्रवादियों को मजाक उड़ाया गया जाता था, जो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। अब लोगों के पास एक चीज़ मौका बनने लगा ना।
महिलाएं और मुद्रण, महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्य वर्ग के घरों में महिलाओं को पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपनी यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे। 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े बड़े शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्हें नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और ज़रूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसके इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं होते थे। उनके परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती है। अब देखो कितनी बड़ी विडंबना है ये। सोचो महिलाओं को ऐसे ही शोषण का शिकार नहीं किया गया। अब देखो अभी कितनी बड़ी रूढ़िवादी परंपरा है। अब सोचो ये होगी तो महिलाएं कौन पढ़ना चाहेगी। और इसी तरह दक्षिणासी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रोमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएगी। अब देखो हर धर्म में है, और हर धर्म में देखो मुस्लिम मतलब लड़कियों पे ही जो है वो प्रतिबंध है। कभी कभार बागी औरतों ने उन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हम उत्तर भारत के दक्षिणासी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उसे खानदान वाले चाहते थे कि वो सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह जबान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। पूरी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्ना रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप कर पढ़ना सीखा था। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी। 1806 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। तो ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि सामाजिक सुधारों उपन्यासकारों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी। इसलिए महिला द्वारा लिखी जा रही आप बीती के प्रति कुतूहल तो था ही। कैलाश भाषिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। कैसे वो घर में बंदी है, अनपढ़ बनाकर रखी जाती है, कैसे वो घर भर का काम बोझ उठाती है और जिनकी सेवा वे करती है वही उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों के दयनीय हालात के बारे में जोश और रोश से लिखा। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा है इनके बारे में। सामाजिक बंधनों में बंदी औरतों के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है। बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है। मेरे जीवन का आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबों में पढ़ने से आई है। तो ये भी कितनी बड़ी विडंबना है कि जब सोचो एक समुदाय के रसोई तक सीमित कर दिया जाए। इंडियन सारीवारी का आवरण फर्स्ट। इंडियन सारीवारी 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाली व्यंग और विद्रूप कैरिकेचर विद्या के कई पत्रों में से एक था। गौर करें कि साम्राज्यवादी अंग्रेज छवि ठीक बीचों बीच है। सत्ता और प्रभुता की प्रतिमूर्ति बना वह देसी लोगों को वे क्या करे क्या नहीं उसकी हिदायत दे रहा है। उसे दोनों ओर बैठे देसी जन गुलामों की नत मुद्रा में है। भारतीय व्यंग चित्रों के अंग्रेजी पत्र द पंच दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ब्रिटिश मालिक कह रहा हो यही सही मॉडल है, जाओ जाकर इसके भारतीय संस्कार निकालो। जानी मानी शिक्षाविद और लेखिका बेगम रोकेया शेखावत हुसैन ने 1926 में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन की संबोधित करते हुए धर्म के नाम पर महिला को पढ़ने से रोकने के लिए पुरुषों की निंदा की थी। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नारी शिक्षा विरोधी कहते हैं इससे महिलाएं उद्दंड हो जाएगी। अरे ये आज भी बोला जाता है। अरे कहाँ ज़्यादा पढ़ लिख लिया है, ज़्यादा ज्ञान आ गया है। ये खुद को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम द्वारा औरतों की बराबरी की तालीम का हक देने के बुनियादी उसूल के खिलाफ जाते हैं। अगर पुरुष पढ़ लिख कर नहीं भटकते तो महिला क्यों बिगड़ जाएगी। ये देखो कितना बड़े लॉजिक दिया है भाई। अगर भाई पढ़ने लिखने से बिगड़ेंगे तो पुरुष भी बिगड़ेंगे, महिलाएं क्यों बिगड़ेंगी। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित था। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इनमें औरतों की तालीम, विद्या जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं की गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों, धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। आज यहाँ से महिलाओं का पतन होता है। आज भी महिलाएं इसी बस कहानियाँ, धारावाहिक देखने में बिजी है। अब देखो कैसे लोगों को पता था कि भाई महिला जैसे क्रांति भी उतर जाएगी। अब उनको कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ें आई। पंजाब में 20वीं सदी के आरंभ से लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियाँ बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। सोचो अब ये कंट्रोल करने के तरीके हैं। खालसा ट्रस्ट सोसाइटी ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। अच्छी औरत बनने का उपदेश कई बार संवाद के रूप में भी पेश किया गया। अब इससे पता लगता है महिलाओं कैसे कंट्रोल करना है। बंगाल केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनी
खेत समझा जाता था, वह भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसे बहुत सारे किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन से लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। भाई इसे साफ पता लगता है कितना मतलब महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। घोर कली प्रलयकाल 19वीं सदी के अंत का रंगीन काष्ठ चित्र। भाई ये देखो पारिवारिक संबंध नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना, पत्नी जैसे कि मुहावरे में कहा जाता है कि पति के सिर पर सवार है ये देखो यहाँ पे, और वह खुद अपनी माँ की जंजीर पहना कर जानवरों की तरह रहता है। अब यहाँ देखो पुरुष का शोषण दिखा दिया कि महिला पुरुष का शोषण कर रही है। प्रिंट और गरीब जनता, 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय होने लगे थे, उनमें किताबों की पहुंच निस्संदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों कस्बों में होते थे, यदा कदा संपन्न गाँवों में थे। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। अब यहाँ देखो महिला एकदम साथ में पी रही है। एक भारतीय दंपति सफ़ेद स्याही का चित्र, इसमें सलाहकार की यह डर उजागर होता है कि पश्चिमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था उलट पुलट हो गई है। मर्द वीणा बजा रहा है और औरत हुक्का खींच रही है, मतलब उल्टा हो गया। अब ऐसा किया जाता है कि महिला ये काम करे। 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद पारिवारिक भूमिका की छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका तेज हुई। ये देखो यहाँ पे सेम चीज़। एक यूरोपीय दंपति 19वीं सदी के काष्ठ चित्र, तस्वीर में पारंपरिक भूमिका निरूपण है। साहब शराब की बोतल थामे और मैम साहब वायलिन बजा रही है। अब देखो कैसे मतलब प्रतीकात्मक तौर पे दिखाया गया है इन चीज़ों को। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तकें और निबंधों लिखा जाने लगा। निम्न जातीय आंदोलनों को मराठी प्रेरणा ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, और जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर और मद्रास में ईवी रामस्वामी नायकर ने पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जो जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलनों संप्रदाय ने प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने के मुहिम में लोकप्रिय पत्रकार गुटके छापे। कारखाना मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपनी तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मेल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखे और छाप कर जाति तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। और मुझे लग रहा है काशी बाबा वही है जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक, ये वही है काशी बाबा। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसके परिणाम उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों का संरक्षण किया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुँचे। लक्ष्मीनाथ बेजुवारवा वे आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आई सुधा दादी की कहानी उनके उल्लेखनीय किताबों में से। उन्हें असम के लोकप्रिय गीत ओ मोरो अपनो देश, ओ मेरी प्यारी भूमि भी लिखा, तो थोड़ा याद रखना इनके बारे में भी। प्रिंट और प्रतिबंध, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा प्रेशर नहीं था। मज़ेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने और अंग्रेजों के खिलाफ उठे। अब याद रखना, जब तक सत्ता के खिलाफ कोई चीज़ नहीं बोले तब तक कोई दिक्कत नहीं, जब बोलने लगे तो वही चीज़ खतरनाक हो जाती है। कंपनी की इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं को लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर उनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोल दे। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिए। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिंग प्रेस कानून की पुनः समीक्षा करने के लिए राजी हो गए। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकॉले ने पहले की आज़ादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। तो ये भी याद रखना, मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, ये भी पीछे क्वेश्चन पूछता है। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। पूर्व अंग्रेजों ने देश की प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। जो भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों औपनिवेशिक सरकारों कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेजी होने लगी। आयरिश प्रेस कानून की तर्ज पर 1878 में वर्नाकुल प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ये चीज़ याद रखना, जो लिप्टन ने लाया था। इसे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादक से सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखना शुरू कर दी। यार ना, इसी के कारण ऐसा होता है कि
एक साइड है जो रातों रात अंग्रेजी में शिफ्ट हो जाती है। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी अनसुनी हुई तो अखबार जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन जा सकती थी। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों का हौसला अफजाई जारी रखा। राष्ट्रवादी आलोचना की खामोश करने की तमाम कोशिश का उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई थी। ये भी पता होना चाहिए बाल गंगाधर ने कौन सी लिखी है। नतीजे के तौर पर 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुआ। सोचो यही होता था पहले। चलो ठीक है, इधर खत्म हो गया। नहीं, कभी कभी वफादार अखबारों के संपादक खोजना सरकारों के लिए मुश्किल हो जाता था। जब 1877 में स्थापित अखबार स्टेट्समैन के संपादक पद के लिए सैंडर्स को बुलाया गया तो उसने पूछा कि आज़ादी खोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे। सोचो भ्रष्टाचार। द फ्रेंड ऑफ इंडिया में सरकारी मदद लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि इससे सरकारी आदेश मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये होती है नैतिकता। नैतिकता का एग्जाम्पल हो गया, याद रखना। मुद्रित शब्द की ताकत का अंदाजा अक्सर अब सरकार द्वारा उसके नियंत्रित करने की कोशिश से मिलता है। औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा तमाम किताबों और पत्र पत्रिकाओं पर नजर रखता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी थी। इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा। ये होती है, देखो, जवाबदेही था। रोलेट के अधीन कार्यरत षड्यंत्र समिति ने 1919 में विभिन्न अखबारों के खिलाफ जुर्माना यदि आदि कार्रवाई को और सख्त बना दी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया ताकि युद्ध संबंधित विषयों को सेंसर किया जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़ी तमाम रफ्तें इसी के तहत सेंसर होती थी और अगस्त 1942 में तकरीबन 90 अखबारों को दमन किया गया था। गांधी ने 1922 में क्या कहा था? वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सामूहिकता की आज़ादी। भारत सरकार अब जनमत की व्यक्त करने और बनाने के इन ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आज़ादियों की लड़ाई है। अब एक चीज़ याद रखना, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, चैप्टर में जो भी अपने 9th 10th की क्लास पढ़ा, इसमें एक चैप्टर था जो दोबारा पढ़ने की जरूरत हो। सेकंड चैप्टर थे भी 10th क्लास का, और कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है, इसको दोबारा। अब मैं आपको ना ऐसे आज इसका मतलब टेस्ट भेज ही दूँगा 10th क्लास का, जितने भी है चैप्टर से रिलेटेड। मेन से टेस्ट होगा आपका कल, क्लास भेज दूँगा। आपके निर्भर करता कि आप कब लिख के मुझे मंडे को सुबह 8 बजे पहले सबमिट कर दोगे। एक बार मैं आपको ना वो खोल के दिखा देता हूँ। पीछे जाओ भाई, पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं? 11th क्लास भाई क्यों नहीं पढ़ते हैं, मतलब क्या कारण है उसका, तो ये मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो, पहली बात तो वर्ल्ड हिस्ट्री का है। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको वो भी धीरे धीरे, कभी तो एक भी नहीं आता, कभी ऐसा होता है। बेसिक जो ज़रूरत थी अपने वो पढ़ लिया कि हाँ भाई सब ऐसी बात है, फ्रेंच क्रांति क्या है, प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो बेसिक चीज़ें अपन ने पढ़ ली। उसके अलावा मैं नोट्स दे ही दिया हूँ तो उससे काम हो जाएगा, ठीक है। और एक बार मैं पढ़ा दूंगा तो वो काम हो जाएगा। अब दिक्कत है कि जो अपना सिलेबस है उससे बिल्कुल ही मैच नहीं खाती है बुक। कैसे? जैसे मैं पहला चैप्टर के समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन, फिर आ गया था 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य, इस्लाम का उदय, विस्तार पर ना मेरा माना थोड़ा ऐसे वैसे एक बार रीडिंग कर लेना तो कर सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो। पर हाँ, जिनके हिस्ट्री ऑप्शनल तो भाई उनको तो पढ़ना ही है, ये चीज़ याद रख लेना। तो थोड़ा बहुत इसमें जैसे चैप्टर आधुनिक औद्योगिक क्रांति, ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत एक आध चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मेरा माना एक बार रीडिंग कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जैसे मान के चलो कुछ पढ़ने का ना मन करे तो ऐसे पढ़ लेना एक बार, तो थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा, चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा कि क्या था, कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आगे बढ़ी। अब देखो यहाँ पे कितना ये दिया है टेबल बना के। अरे रुको, ये क्वेश्चन 16वीं शताब्दी में पूछा था ना आपकी बार कि 16वीं शताब्दी भारत में क्या हुआ था और उस टाइम क्या हो रहा था। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब देख लेना। मेरा मानना, देखो यहाँ दिया है भीम बेट का, भारत में क्या हो रहा था उस टाइम, कब कब वहाँ जब क्या क्या विकास हो चुका था, तो यहाँ पे क्या हो चुका था। तो ये देखो अच्छे से टेबल बना के दिया है यहाँ पे, ठीक है। जो भी है, मतलब मेरा मानना कि एक बार खुद से अपनी तरफ से पढ़ लेना, उसके बाद ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो अगर आप, मेरा मानना पढ़ लेना एक बार, थोड़ा एक बार पढ़ने, रीडिंग मारने में कुछ ही नहीं जाता है। एक बार पढ़ लोगे तो थोड़ा नॉलेज हो जाएगा चीज़ों का, ऐसे में काम आएगी चीज़ें। और कुछ कुछ चीज़ें देखो, ये पीटी में भी जैसे विक्टोरिया झील है, ये पिछले क्वेश्चन पूछा था, आपकी बार भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक बार पढ़ लोगे तो कोई नुकसान तो होगा नहीं, एक बार पढ़ सकते हो, मेरा मानना है पढ़ने में कोई नुकसान है नहीं। पर हाँ, ये है कि बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। जैसे 9th 10th क्लास में बता दिया, उसमें एक ही चैप्टर है, ठीक है। तो आप पढ़ लेना, मैं भी एक बार पढ़ूंगा तो जो मुझे लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो मैं वो चैप्टर भेज दूंगा आप लोगों को,
कि हाँ ये थोड़ा चैप्टर है, देख लेना एक बार, काम आ जाएगा आपके मेंस में। पीटी में तो ऐसा कोई काम का चीज़ें है नहीं ज़्यादा ऐसा, पर मेरा मानना है कि एक बार पढ़ लेना, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा ऐसे में काम करेगी, मॉडर्न हिस्ट्री को मिला के भी थोड़ा बहुत। अब मेरा मानना है थोड़ा इतिहास का ज्ञान भी होना चाहिए, थोड़ा इसमें दिया है डिटेल में, विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। क्या क्या कमियां रही, कैसे विश्व युद्ध की स्थिति बनी, औद्योगिकरण हुआ तो उसमें कैसे हुआ, तो थोड़ा मेरा मानना है एक बार रीडिंग कर सकते हैं। अगर अभी देखो टाइम है, दिसंबर से पहले मेरा मानना है जितनी किताबें पढ़ सको उतना ज़्यादा बढ़िया है। फिर बाद में जनवरी से है कि पीटी के लिए आपको पीटी ओरिएंटेड होना पड़ेगा, तो ये चीज़ याद रखना। तो उस टाइम फिर आपके पास टाइम रहेगा ही नहीं इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। 250 पेज की बुक है, पढ़ सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लो कभी आधा आधा घंटा भी पढ़ो तो आराम से ख़त्म हो जाएगी, तो पढ़ लेना। देखो जैसे कुछ जैसे इसमें है ये औद्योगिकरण वाला चैप्टर है, तो मेरा माना एक बार पढ़ लेना। मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा, नहीं तो इसको पढ़ाने में लगभग मान के चलो 10 दिन चले जाएंगे, तो मतलब है नहीं। तो अपन जो है अब ओनली डायरेक्ट जो है 12th क्लास की पढ़ेंगे पार्ट 3, तो मॉडर्न हिस्ट्री का ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1 वीक और मान के चलो। फिर उसके बाद में 6ठी और 7वीं क्लास की एंशिएंट मिडिवल पढ़ेंगे, तो उधर सबाइश बात है पीटी ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, तो उसमें डेली आंसर लिखने को आपको मिलेगा नहीं, और वो उधर फटाफट करेंगे। 6ठी 7वीं ज़्यादा 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 2-3 चैप्टर पढ़ लेंगे उधर। फिर ये मान के चलो 1-2 वीक, मतलब अक्टूबर में कैसे भी करके अपने को ये कंप्लीट करनी है, ये चीज़ याद रखना, हिस्ट्री अपने को कंप्लीट करनी है। तो ये एक बार पढ़ लेना खुद से, ठीक है। और हाँ, अब साथ में देखो मेरा मानना है कि ज़्यादा विपिन चंद्रा को आप फोकस करो उस पर, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, तो अब अपन कॉपी चेक करते हैं।